तुर्की में फिर भूकंप आ गया। 14 दिन बाद फिर से तुर्की कांप उठा है भूकंप से। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं भूकंप आया, ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं भूकंप आने के बाद जो सैलाब आया था, जो जलजला आया था, उसके बाद की तस्वीरें। जरा रिपोर्ट देखिए पहले आप, फिर आपको बताऊंगा कैसे फिर से 14 दिन में भूकंप आ गया। फिर कांप उठी तुर्की की धरती। महातबाही के बाद फिर तुर्की में भूकंप। फिर इमारतें जमींदोज, फिर भूकंप से मौत। अभी तक तो रेस्क्यू खत्म भी नहीं हुआ। एक बार फिर महातबाही के भूकंप से सिसकता तुर्की कांप उठा। 7.8 तीव्रता के जलजले के बाद फिर तुर्की में भूकंप आया। एक बार फिर तुर्की और सीरिया की धरती कांप उठी। 14 दिन में ही आए दूसरे भूकंप में कई लोगों ने फिर जान गंवाई, कई इमारतें फिर जमीन पर आ गई। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भूकंप कहां पर आया, एक के बाद एक। ये दूसरा भूकंप है। भूकंप का सेंटर कहां था तुर्की में। लोग और ज्यादा डरे हुए हैं जो बचे हुए हैं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये तुर्की का नक्शा है। ये जो गाजियाटेप है, गाजियाटेप में पहले भूकंप आया था, यहां एपी सेंटर था। इस बार जो भूकंप का एपी सेंटर है वो है अंताक्या। अंताक्या में इस बार भूकंप आया है, जिसके बाद कई जानें चली गई। अब आपको बताता हूं कि कितना नुकसान हुआ है जान माल का तुर्की में और कितने लोगों की जानें चली गई हैं फिर से आए भूकंप में। देखिए अब जो भूकंप आया है, 2 हफ्ते के अंदर ये भूकंप आया है और इसमें तुर्की और सीरिया में, यानी तुर्की के साथ सीरिया भी कांपी है इस भूकंप से। करीब 10 सेकंड तक सीरिया की धरती हिलती रही। कई इमारतें फिर गिर गई और 5 लोगों की भूकंप से फिर मौत की खबर है। करीब 300 लोग भूकंप में घायल हो गए हैं। सीरिया, मिस्र, लेबनान में झटके महसूस किए गए हैं। तुर्की सीरिया बॉर्डर पर भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.4 मापी गई है। सोमवार को देर रात भूकंप आया था। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं, क्यों तुर्की में बार बार भूकंप आ रहा है। सुनिए। तुर्की में अभी भूकंप आने का जो मौलिक कारण है, वो मौलिक कारण यह है कि यहाँ पर अभी भी जो पिछले भूकंप के द्वारा जितना भी स्ट्रेस रिलीज हुआ था, वह स्ट्रेस पूरी तरह से रिलीज नहीं हो पाया है। तो मुख्य भूकंप के आने के पहले एक जो भूकंप आता है उसे हम लोग कहते हैं फोरशॉक, जो पहले आता है और आता ही आता है। छोटे छोटे ट्रेमर होते हैं, हो सकता है 3 हो, 4 हो, 5 हो, और कभी कभी यह इंडिकेशन भी होते हैं कि एक बड़ा भूकंप आने वाला है। और जब मुख्य भूकंप आ चुका है, उसके बाद में रीएडजस्टमेंट के लिए और भी भूकंप आते हैं और यह बताता है कि नहीं, अब जो भूकंप होते हैं वह फिर से आ सकते हैं और रीएडजस्टमेंट की प्रक्रिया जारी रहती है। यही कारण है तुर्की में अभी भूकंप आने का। तुर्की में लेकिन भारत ने जो काम किया है, कहना है कि वहां पीढ़ियां हिंदुस्तान को याद रखेंगी। ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एनडीआरएफ के उन साथियों से मिले जो दरअसल तुर्की गए थे बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए। एनडीआरएफ के लोगों से प्रधानमंत्री मोदी ने बात की और उन्होंने बताया कि तुर्की में पीढ़ियां आने वाला वक्त, आने वाले लोग हिंदुस्तान और भारत की इस मदद को याद रखेंगे। अगली तस्वीर दिखाई जरा, किस तरह से भारत के एनडीआरएफ ने वहां जाकर मदद की, लोगों को रेस्क्यू किया और मलबे से बचाया। एक और तस्वीर, अगली तस्वीर दिखाई। ये आप देख रहे हैं जब एनडीआरएफ की टीम आ रही थी तो इस तरह से उन्हें भेजा जा रहा था, हाथ मिलाकर, तालियों के साथ उनकी विदाई की गई। इस हालात में भी दर्द भी है, लेकिन भावनाएं और जज्बात भारत और हिंदुस्तानियों के लिए। अगली तस्वीर दिखाई। ये आप देख रहे हैं, ये जब एयरपोर्ट से निकल रहे थे उस वक्त तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। भारतीय एनडीआरएफ की टीम दस्ता निकल रहा था। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं, ये एनडीआरएफ की टीम जब भारत लैंड हुई उसके बाद की तस्वीर है, जब अपने वतन वापस आई। प्रधानमंत्री इन लोगों से मिले, मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा प्रधानमंत्री ने इन लोगों से मिलने के बाद क्या कहा, सुनिए। भारत ने बीते वर्षों में सेल्फ सफिशिएंसी के साथ साथ सेल्फलेस देश की पहचान को भी सशक्त किया है। तिरंगा लेकर हम जहां भी पहुंचते हैं वहां एक आश्वासन मिल जाता है कि अब भारत की टीमें आ चुकी हैं, तो हालात ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आपको बताता हूं तुर्की में भारतीय एनडीआरएफ ने क्या काम किया है, जो बात प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि पीढ़ियां याद रखेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीआरएफ के जवानों से मिले। तुर्की के रेस्क्यू का नाम था ऑपरेशन दोस्त और विनाश के 24 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया, वहां टीम भेज दी थी। एनडीआरएफ और सेना ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया वहां।
151 जवानों की 3 टीमों ने खोजबीन शुरू की। एनडीआरएफ ने 30,000 से ज्यादा लोगों को तुर्की में बचाया, जाकर 30,000 से ज्यादा लोग बचाए गए। डॉग स्क्वाड ने भी राहत और बचाव के काम में हिस्सा लिया। ये जो आप देख रहे हैं अगल बगल स्निफर डॉग, इन्होंने भी इस बचाव कार्य में हिस्सा लिया। तुर्की में 35 जगहों पर भारतीय टीम ने रेस्क्यू चलाया था ऑपरेशन। एनडीआरएफ के साथ ही सेना की टीमों ने भी लोगों को बचाया। वहां भारतीय सेना ने इलाज के लिए फील्ड हॉस्पिटल भी बना दिए थे। 10 से ज्यादा डॉक्टर, 99 मेडिकल स्टाफ ने वहां इलाज किया। अस्पताल में एक्सरे से लेकर ऑपरेशन तक की सुविधाएं मौजूद थी। गंभीर मरीजों के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम तक लगाए गए थे। भारतीय टीम ने तुर्की में 3,600 लोगों का इलाज किया, यानी 30,000 लोगों को बचाया, रेस्क्यू किया और 3,600 लोगों का इलाज किया और उन्हें ठीक किया। प्रधानमंत्री मोदी ने तुर्की 135 टन राहत सामग्री भेजी। टीम जब लौटी तो तुर्की थैंक यू हिंदुस्तान कह रहा था। सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। तुर्की हो या फिर सीरिया हो, पूरी टीम ने इन्हीं भारतीय संस्कारों का एक प्रकार से प्रकटीकरण किया है। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। ऐसे में परिवार के किसी भी सदस्य पर अगर कोई संकट आए तो भारत का धर्म है, भारत का कर्तव्य है उसकी मदद के लिए तेजी से आगे बढ़ना। देश कोई भी हो, अगर बात मानवता की है, मानवीय संवेदना की है, तो भारत मानव हित को ही सर्वोपरि रखता है। वहां गई भारतीय टीम ने प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं का भी जो समावेश किया है वो अतुलनीय है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी का अपमान कांग्रेस को बहुत भारी पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, राहुल गांधी के एक बहुत करीबी, उनके राइट हैंड है आजकल, अगली तस्वीर दिखाई जरा, पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उनके खिलाफ अब एफआईआर हो गई है। पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर की कॉपी दिखाई जरा। ये देख रहे हैं वाराणसी में एफआईआर लिखी गई है, लिखवाई गई है वाराणसी में। न सिर्फ वाराणसी में बल्कि एक और शहर में एफआईआर हो गई। अगली तस्वीर दिखाई। बीजेपी ने आज प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ। कांग्रेस के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन हुआ। 10 जनपद पर प्रदर्शन की तैयारी थी। पवन खेड़ा के खिलाफ क्या क्या एफआईआर में लिखा गया है ये आपको बताता हूं, देखिए जरा। उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। मोदी के अपमान पर बुरे फंस गए हैं कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। लखनऊ के हजरतगंज और वाराणसी कैंट में एफआईआर हुई है। पीएम के अपमान, जन भावनाओं से खिलवाड़ का आरोप है इन पर। प्रधानमंत्री के अपमान, जन भावनाओं से खिलवाड़ के बाद यह एफआईआर दर्ज हुई है। पवन खेड़ा के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ और धारा 153 ए यानी बयान से सद्भाव बिगाड़ना, धारा 500 मानहानि का अपराध और धारा 504 जानबूझकर अपमान करना, इन धाराओं में केस दर्ज हुआ। धारा 505 नफरत फैलाने के लिए झूठा बयान देना। पवन खेड़ा की इस मामले में गिरफ्तारी भी संभव है। खेड़ा के विवादित बयान पर बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। विवादित बयान को लेकर दिल्ली में बीजेपी सड़क पर उतरी। सोनिया गांधी के आवास के पास प्रदर्शन किया बीजेपी ने। पवन खेड़ा की कांग्रेस से बर्खास्तगी की मांग की है। 2024 से पहले खेड़ा के बयान से कांग्रेस फंस सकती है। बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का एक और हथियार मिल गया है। पूर्वोत्तर में चुनाव से पहले खेड़ा का बयान आत्मघाती हो सकता है। 27 फरवरी को मेघालय और नागालैंड में चुनाव होना है। खेड़ा के बयान से कांग्रेस को भारी नुकसान हो सकता है। आइए अब आपको सुनवाता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने, खेड़ा ने जो बयान दिया, गृह मंत्री अमित शाह ने भी उस पर प्रतिक्रिया दी थी। सुनिए जरा। कांग्रेस के प्रवक्ता ने मोदी जी के लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, मैं तो समझ रहा हूं ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता की नहीं है। ये बात कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के स्वभाव के अनुकूल है और उनके द्वारा ये बात देश की जनता के सामने की जा रही है। मगर मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, 2019 में भी आपने मोदी जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। नतीजा आपने देखा है, कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का स्टेटस भी जाता रहा और जिस प्रकार की भाषा आज इस्तेमाल की गई है और देश भर से जनता में से जिस प्रकार के रिएक्शन आ। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं पवन खेड़ा साहब करते क्या थे। पवन खेड़ा दरअसल ये शीला दीक्षित आप देख रहे हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री, और ये जो खड़े हैं ये है पवन खेड़ा।
पवन खेड़ा शीला दीक्षित के राजनीतिक सचिव रहे लंबे वक्त तक और अब कांग्रेस में प्रवक्ता हैं। तो आपको बताऊं क्या कुछ कहा था पवन खेड़ा ने, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी के पिता का अपमान किया। खेड़ा ने मोदी के पिता पर विवादित बयान दिया। अडानी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पवन खेड़ा। मोदी का नाम खेड़ा ने गलत तरीके से लिया। खेड़ा ने कहा नरेंद्र गौतम दास, सॉरी नरेंद्र दामोदर दास। बाद में कहा नाम भले दामोदर दास, काम तो गौतम दास के। विवादित बयान के बाद खुद ठहाका लगाकर हंस भी पड़े। खेड़ा की गिनती कांग्रेस के बड़े नेताओं में होती है। कांग्रेस में वो मीडिया एंड पब्लिसिटी सेल के अध्यक्ष हैं। पार्टी की ओर से वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। यानी पवन खेड़ा का बयान कांग्रेस का बयान होता है। मोदी के पिता पर विवादित बयान के बाद अब तक माफी नहीं मांगी है। पवन खेड़ा कांग्रेस से 34 साल से जुड़े हुए हैं। सुनिए जरा पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा था। नरेंद्र गौतम दास, सॉरी दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास, सॉरी नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं। तो लखनऊ और वाराणसी में इस बयान के बाद एफआईआर हो गई उनके खिलाफ। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।